हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तुर्कों को आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश पढ़ेंगे जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है। तो शुरू करते हैं। पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। तो 712 ईस्वी में अरबों आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध एवं मुल्तान दोनों राज्यों पर विजय प्राप्त की। हालांकि बाद में दशमिक आंतरिक अशांति और खलीफा के सत्ता परिवर्तन के कारण सन 871 तक दोनों राज्य स्वतंत्र हो गए। 11वीं शताब्दी के आरंभ में मुल्तान में करमाथी जाति का शासक फतेह उदऊ का शासन था। तुर्क आक्रमण का समय सिंध में अरब मुसलमान स्वतंत्र शासन करते थे। अरबों का भारत में अद्भुत प्रभुत्व और सीमा विशेष तक ही रहा और धीरे धीरे प्रभावहीन हो गए। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अरबों ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसका सामना करने के लिए कालांतर में अनेक शक्तियां उदित हुई, जो भारत में आगामी 300 वर्षों अथवा तुर्कों को आक्रमण से पूर्व तक बनी रही। इस अध्याय के अंतर्गत हम तुर्की आक्रमण के पूर्व प्रमुख भारतीय राजवंशों को संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। हिंदू शाही वंश। उत्तरी भारत का यह एक विशाल राज्य था जो कश्मीर की सीमा से मुल्तान की सीमा तक फैला हुआ था और चेनाब नदी से लेकर हिंदू कुश पर्वतमाला तक विस्तृत था। अरब के शासक राज के लगभग 200 साल तक भरसक प्रयासों के बाद भी जीत ना सका। अंत में उन्हें अफगानिस्तान और काबुल छोड़ना पड़ा। 10वीं शताब्दी के अंत में जयपाल यहाँ का शासक बना। वह अपनी वीरता और योग्यता के लिए प्रसिद्ध था, किंतु विदेशी तुर्कों का सामना करने में वह असफल रहा। जेजक भुक्ती या चंदेल वंश। 9वीं सदी में अरब में बुदेनखंड क्षेत्र में उनका उदय हुआ। संभवतः जनजातीय गौड़ मूल के थे। इस वंश का प्रमुख शासक नानुक था। उसके पौत्र जयसिंह अथवा जेजा के नाम से उस राज्य का जेजक भुक्ती कहलाया। चौहान राजा पृथ्वीराज के हाथों 1182 ईस्वी में परमदेवदेव का पराजय के बाद उनकी शक्ति का पतन हो गया। बदामी या वतापी के चलुया वंश। 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर जिस चलुया वंश की शाखा का आधिपत्य रहा, उसका उत्कर्ष स्थल बदामी या बतापी होने के कारण उसे बदामी या बतापी के चलुया कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख से बतापी के चलुया शासकों के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख से एक प्रशस्ति के रूप में रचना की रवि कीर्ति ने की थी। वतापी के चलुया वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 को वतापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय 6 से 9 से 642 ईस्वी तक चलुया वंश के शासकों में सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। कालांतर में विक्रमादित्य द्वितीय के बाद 746 में लगभग कीर्तिवर्मन द्वितीय विशाल चलुया साम्राज्य का स्वामी बना। हालांकि वह अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित साम्राज्य को कायम रखने में असमर्थ रहा। दंती दुर्ग नामक राष्ट्रकूट शासक ने उसे परास्त कर महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। गुजरात अहिलवाड़ा का चलुया शासक अथवा सोलंकी वंश। 10वीं सदी के अंत में मूल राज प्रथम ने गुजरात में चलुया वंश की नींव डाली। जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल के प्रयत्नों के बाद राज्य पश्चिम भारत में एक महान शक्तिशाली राज्य बन गया। इस राज्य की सीमा अंदर गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, अब्बू, नंदौला और कोंकण में स्थित थे। भीम प्रथम 1022 से 1064 इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके पश्चात गुजरात पर मोहम्मद गजनबी का आक्रमण 1025 के 26 में हुआ। 1187 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण करके अहिलवाड़ा पर अधिकार कर लिया।
परतांग प्रथम के बाद अगले लगभग 30 वर्षों तक समय चोलों की अवंती का काल था, जिसमें परतंग द्वितीय या सुंदर चोल तथा उत्तम चोल ने शासन किया था। कल्याणी के चलुइया वंश। कल्याणी के चलुइया वंश की स्वतंत्रता जन्मदाता तैलप यानी तौल या तैलप या तैलपप्पा द्वितीय कहा जाता है। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मानखेत के कल्याणी में स्थानांतरित की। सोमेश्वर प्रथम कोपल तथा कुंडल संगम के युद्ध में चोलों की बुरी तरह से पराजित हुआ। चोलों में निरंतर पराजय के कारण उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। सोमेश्वर प्रथम के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय, जिसने 1068 से 1076 तक अपने बाद विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1126 तक राज सिंहासन पर बैठा। विक्रमादित्य षष्ठ की राजभाषा में विक्रमादेवचरित की रचयिता बिल्हन तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। बिल्हन उसके राजकवि थे। विक्रमादित्य षष्ठ की मृत्यु के पश्चात चलुइया वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। इस वंश का अंतिम शासक तैल तृतीय का पुत्र रोमेश्वर चतुर्थ 1181 से 1189 में था। राष्ट्रकूट वंश। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों का शासन समकालीन था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक ने मानखेत को अपनी राजधानी बनाया। राष्ट्रकूटों की भाषा कन्नड़ थी। दंती दुर्ग ने मालवा पर अभियान किया और हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई। राष्ट्रकूट शासक अम्भोग वर्ष 814 से 878 में वीर नारायण की उपाधि धारण की। अम्भोग वर्ष ने कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना कन्नड़ भाषा में की। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के समय अल मसूदी भारत आया था। तक्कोलम की लड़ाई 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परातंग प्रथम ने भाग लिया, जिसमें चोल शासक पराजित हुआ। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णसेश्वर तथा गंडमार्तंड दीद नामक मंदिर बनवाया था। उसकी राजभाषा में कन्नड़ भाषा कवि पोन निवास करता था। उसने शांति पुराण की रचना की थी। 974 से 75 ईस्वी के मध्य चलुइया राज तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्त द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज पर अधिकार कर लिया। कल्याणी के चलुइया वंशीय राज की स्थापना की। वाकाटक वंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 में लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। इस वंश के शासकों को राजनैतिक उपलब्धियां का विवरण अजंता की गुहा लेख से मिलता है। वाकाटक शासक प्रवारसेन द्वितीय ने अपनी पुरानी राजधानी नंदीवर्मन से प्रावपुर स्थानांतरित किया। इस वंश के प्रतापी शासक प्रवारसेन द्वितीय ने सेतुबंध तथा सर्वसेन हरविजय नामक प्रकृत काव्य ग्रंथ की रचना की। संस्कृत में विदर्भ शैली का पुनः विकास वाकाटक नरेश के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजकवि ने कुछ समय तक प्रवारसेन द्वितीय की राजभाषा में निवास किया था। पल्लव वंश। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु लगभग 565 से 600 ईस्वी तक माना जाता है। सिंह विष्णु को राजभाषा में संस्कृत के विद्वान भारवी निवास करते थे, जिन्होंने कीर्तानुरियम महाकाव्य लिखा है। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 में पल्लव वंश के महानतम शासकों में था। महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान निर्माता, अनेक मंदिरों और चैत्यों का निर्माण करवाने का कारण चैत्यकारी की उपाधि धारण किया। कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मत विलास प्रहसन नामक नाटक की रचना की। इसमें कपिलाओं तथा भिक्षुओं और व्यंग
कासा गया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य ने महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगीत की दीक्षा ली थी। कंसाईकुटी धर्मपात्र और महावंश के अनुसार पल्लव राजवंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 में श्रीलंका के मानवर्मा को सहायता देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना सिहाल भेजी थी। नरसिंह वर्मन ने प्रथम समय चीनी यात्री हेनत्सांग कांची गया और काफ़ी समय तक वहां रहा। उसके अनुसार कांची के लोग उत्साही, सत्यवादी और विद्या प्रेमी थे। वेलूर पल्लम लेख में नरसिंह वर्मन प्रथम की बदामी के चलुइया पर विजय की उपलक्ष्य में विजय स्तंभ स्थापित करने का वर्णन है। इस विजय के उपरांत उसमें वतापी कोंड तथा महामल की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 700 से 728 में कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया। संस्कृत विद्वान डांडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में निवास करते थे, जिन्होंने काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। बेलूर पाल्यम अभिलेख में दंती वर्मन को विष्णु का अवतार कहा गया है। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। पल्लवकालीन वास्तुकला शैलियों का महेंद्र वर्मन शैली मलमल शैली एवं राजसी शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। मंदिरों का प्रमुख दार्शनिक हैं। चोल वंश चोल पल्लवों के सामंत थे। इसका इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से जाना जाता है, जो कि संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में लिखे गए हैं। चोल राष्ट्र या चोल मंडलम पोन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर अवस्थित था। उसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तथा उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि क्षेत्र शामिल थे। विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना के साथ तंजौर पर अधिकार कर नरकेसरी की उपाधि धारण की। प्रतांग प्रथम 907 से 953 में पांड्य नरेश राजसिंह द्वितीय तथा सिहल राजा की संयुक्त सेना को बेलूर युद्ध में पराजित कर मदुरा पर अधिकार कर लिया तथा मधुरकोंडा की उपाधि धारण किया। प्रतांग प्रथम को अपने शासनकाल में अंत में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के तत्कुकल्लम के युद्ध में पराजित होना पड़ा। इसमें चोल राज की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। प्रतांग प्रथम के बाद अगले लगभग 30 वर्षों तक समय चोलों की अवनति का काल था। उसमें प्रतांग द्वितीय या सुंदर चोल तथा उत्तम चोल का शासन किया। चोल शक्ति पुनः जीर्णोद्धार राजा राज प्रथम 985 से 1014 के समय में हुआ। राजा राज प्रथम 1985 से 1014 में पांड्य, चेर और सिहल यानी श्रीलंका के त्रिसंगट को पराजित किया। राजा राज प्रथम ने सिहल यानी श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित कर लंका का उत्तरी क्षेत्र जीतकर वहां मुदिड चोल मंडलम की स्थापना की और मुमडिड चोल देव की उपाधि धारण किया। राजा राज प्रथम ने मालदीव पर अपनी शक्तिशाली नौसेना की सहायता से विजय प्राप्त किया। यह प्रथम चोल शासक था जिसने भूमि को पैमाइश करवाई और पैमाइश के आधार पर निर्धारित किया। यह शैव धर्म मतानुयायी था। इसने तंजौर के वीरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजराजेश्वर या राजसम मंदिर भी कहते हैं। राजा राज प्रथम के बाद उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक बना। उसने 1022 में बंगाल का अभियान किया। वहां उसने पल शासक महीपाल को पराजित किया। यही अवसर पर उसने गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की और गंगैकोंडल चोल की उपाधि धारण किया। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया के सैन्य अभियान किया। इन राज्यों के अंतर्गत मालय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, अन्य द्वीपों सम्मिलित थे। राजेंद्र प्रथम एक विद्वान भी था। उसने वैदिक शिक्षा के लिए अनेक संभाओं की स्थापना करवाई थी। शिक्षा के लिए दिए गए भूमि अनुदानों का भोगम कहा जाता था। उसने पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम के बाद
राजधिराज प्रथम शासन बना। राज संभवतः चलुइया सोमेश्वर से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र द्वितीय ने रण क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक किया और कोकंप की युद्ध में सोमेश्वर की मत दी और इस हार से सोमेश्वर की शर्मिंदा होकर तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली। इसके बाद राजेंद्र शासक बना। राजेंद्र मूल चोल वंश का अंतिम शासक था। जनता ने इसके प्रति विद्रोह कर इसे अपदस्थ कर दिया। कुलोतुंग प्रथम ने 1070 से 1120 के बीच में चोल या चलुइया रक्त मिश्रित था। उसका पिता चलुइया वंश का शासक और माता चोल राजकुमारी थी। कुलोतुंग प्रथम के साथ ही चोल चलुइया वंश की शुरुआत हुई। कुलोतुंग प्रथम ने भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया और भूमि के माप के लिए उसने अपने पैर की। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 में कुलोतुंग प्रथम ने चीन के समक्ष 72 व्यक्तियों, अन्य स्रोतों से 92 का एक दूत मंडल भेजा। यह दूत मंडल एक व्यापारिक शिष्टमंडल था जिसमें तामिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। कुलोतुंग द्वितीय 1135 से 50 के बीच चिदम्बरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनः उद्धार करवाया। कुलोतुंग ने इस मंदिर के प्रांगण से गोविंदराज की प्रतिमा को हटाकर समुद्र में फेंकवा दिया। चोलकालीन चतुर्भुज नटराज शिव की प्रतिमा विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में से एक है। यह मूर्ति कांस्य से निर्मित है। चोलकालीन शासन व्यवस्था। चोल सम्राटों द्वारा एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता भी थी। चोल सम्राट का पद वंशानुगत था। चोल सम्राट की प्रतिमा मंदिरों में स्थापित की जाती थी और उसकी पूजा भी की जाती थी। विदित है कि चोलों की पूर्व कुषाण सम्राटों की प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाती थी जो रोमन प्रथा से ग्रहण किया गया था। चोल प्रशासन एक विस्तृत तथा जटिल नौकरशाही में संचालित था। उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुनदनम तथा निम्न श्रेणी अधिकारी को सेरुत्रम कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था जिन पर राज परिवार के लोग नियुक्त होते थे। साम्राज्य जैसे मंडलम प्रांत कहलाता था, कोंटम या वलनाडु कश्मीरी कहलाता था, नाडु जिला कहलाता था और कुर्रम गांव कहलाता था। सैन्य व्यवस्था क्या थी? चोलों की भू सामरिक स्थिति साम्राज्यवादी सोच और आर्थिक महत्वाकांक्षा के अनुसार एक सशक्त सेना का होना स्वाभाविक था। सबसे विशिष्ट उनके द्वारा शक्तिशाली नौसेना का नियुक्ति थी जिस आधार पर वह कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में चोलों की लिए झील बनकर रह गई। चोल सेना छावनियों में रहती थी जिसे कंडमम कहा गया। विभिन्न स्रोतों के आधार पर इस बात की जानकारी मिलती है कि चोलों के पास धनुर्धारी हाथी, पैदल अश्व सेना भी थी लेकिन रथ सेना नहीं थी। राजा के अंगरक्षक और विश्वसनीय सैनिकों को वैलोरकार कहा जाता था जो राजा के आदेश पर तुरंत अपने प्राण त्याग सकते थे। रक्त कोडियम ऐसी भूमि होती थी जो सैनिक को अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए दी जाती थी। राजस्व व्यवस्था। चोल राज की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। भू राजस्व को कंडमम या कुड़ैमे कहा जाता था जो कुल उपज का 1/3 भाग होता था। अकाल तथा आपदा की स्थिति में भूमिकर में छूट दी जाती थी किंतु यह भी उल्लेख मिलता है कि भू राजस्व न जमा करने पर किसानों को भूमि नीलाम कर दी जाती थी। भूमि मापकर से भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। चोल अभिलेखों में प्रमुख करों को वसूलने के लिए प्रयुक्त शब्द जैसे राजस्व कर को आयम, व्यापारिक प्रतिष्ठानों कर पर करोयरो और द्वारकर पर वसालिरमम कहा जाता था। आजीविकों पर कर आजीविका कसु कहा जाता था। ब्रिज कर पर मर मजाडी, गृह कर पर मनेरई, गृह कर पर मनेरई, ग्राम सुरक्षा कर पर पाडिकावल, व्यवसाय कर पर
मैग्न में एरीपति की वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय में रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। वेली भूमि माप की इकाई थी। एरीपति वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय में रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। वेली भूमि माप की इकाई थी। भूमि को 3 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मदेय, देवदान और सालभोग में। कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी जिसमें राज्य सरकार के अलावा मंडियों और व्यक्तिगत प्रयासों से भी भूमिका होती थी। सिंचाई पर कर लगता था। कुछ लोगों को इस कर की छूट मिलती थी जो कि सेवा विधि के रूप में मानी जाती थी। बढ़ई, सुनार, लुहार, धोबी आदि व्यावसायिक समुदाय थे जिन्हें कल्याणे कहा जाता था। नगरों में व्यापारी के विभिन्न संगठन थे जिनके लिए वाणिज्य शब्द का उल्लेख मिलता है। इन्हें वालजियम, वलजियर, वलांजी आदि नामों से जाना जाता है। व्यापारिक क्षेत्र के लिए नगरम का भी प्रयोग हुआ है। मानक सिक्का कलजू या कल्याण नाजू कहलाता था। चोल काल में मंदिरों आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। ये मंदिर बैंकी का कार्य भी करते थे। दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय होते थे। स्थानीय स्वायत्ता शासन। चोलों के समय स्थानीय स्वायत्ता शासन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। यद्यपि यह पल्लव पांड्य के समय से ही चला आ रहा था। ग्रामीण प्रशासन। चोल शासन के उल्लेखनीय विशेषता उनका ग्रामीण स्वशासन था। ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार के संस्थाएं कार्य करती थी। यह समान लोगों की संस्था थी। ऊर की बैठक सभी ग्रामवासी भाग लेते थे। ऊर का मुख्य कार्य अपने प्रतिनिधियों से दस्तावेज तैयार करना था और यह अपने प्रतिनिधियों को नगद वेतन देती थी। सभा या महासभा यह अग्रहार ब्राह्मणों को दान दिए गए गांवों में होती थी। यह सभी अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। समिति के सदस्य का चुनाव लॉटरी पद्धति से किया जाता था। कुछ प्रमुख समितियां इस प्रकार थी जैसे टोटा वारियम उद्यान समिति, एरिया वारम सिंचाई तालाब समिति, पोन वारियम मुद्रा नियमित के संबंध समिति, सम्य वासार वारियम वार्षिक समिति। स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों के अलावा कुरम एरी ग्राम सभा गठित किए जाते थे जिन्हें तानियूर या ताकुकुर्रम कहा जाता था। समाज। चोलकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। हालांकि समाज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों में बटा था। व्यावसायिक आधार पर वर्ग विभाजन का उल्लेख मिलता है जिसे वालगेई या इंडगई कहा जाता है। वलगई जो कृषि उत्पादन से जुड़े थे और विशेषाधिकार युक्त थे जिन्हें समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। इडगई जिसमें सामान्यतः मजदूर और शिल्पकार आते थे, इन्हें हे समझा जाता था। दास प्रथा का समाज में अंश था लेकिन बड़े पैमाने पर दास प्रथा का प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा बहुविवाह प्रचलन में थी लेकिन पर्दा प्रथा नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एरीपति भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय में रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था और घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय था। पुडवर्धन युक्त भूपति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। चोल कला में बिल्लाल होते थे बड़े भूस्वामी। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन कार्य देखता था? टोट वरियम। निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट बंध की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। चोल शासनकाल में श्रीलंका और दक्षिण भारत के मध्य व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? कैंटन बंदरगाह। चतुर्भुज नटराज प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। जोजोक्ता भूति प्राचीन नाम थी बुंदेलखंड का। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? चोल। चोल शासक का नाम बताएं जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? राजा राज प्रथम ने।
चोल राजाओं को किस श्रीलंका ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तलोकलम युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? विजयालय के द्वारा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। चोलों की अधीन ग्राम प्रशासन बहुत ब्यौरे जिन शिलालेख में मिलते हैं वो कहाँ हैं? उत्तर मैसूर में। 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? कुलोतुंग फर्स्ट के शासनकाल में।